दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th NIOS बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, ये मॉड्यूल्स 1 है जिसमें हम डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है विविधता तथा जीवन का विकास। इसमें फर्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं ओरिजिन्स एंड एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ एंड इंट्रोडक्शन टू बी क्लासिफिकेशन, यानी जीवन की उत्पत्ति एवं विकास और वर्गीकरण से परिचय। जैसे कि आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर बच्चों के हेल्प के लिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है बना रहा है, जिससे बच्चों को आसानी से समझा जा सके और उसको जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके। इसमें जो है हम हर तरह की चीजों के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि विकास क्या होती है, जैव विकास के बारे में क्या होता है, वायरस से जीवन की उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे जो है जीवन का जो है शुभ आरंभ हुआ। तो हर चीज के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूं समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इसे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी जरूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल सिलेक्शन। What do you mean to natural selection? The natural selection is considered to be responsible for a differential reproduction of the genes, which means that more of favorable genes get reproduced in a population. Many examples of natural selection in the action are available now. A given below are 3 such examples. Their first example is DDT resistance mosquitoes. About 50 years back, the mosquitoes populations has been to keep in control with the help of DDT. Thereafter, it was found that mosquitoes could not be killed with the DDT any longer. There is appearing DDT resistance mosquitoes. What had happened was that a gene mutations, means variations, had conferred to the gifts on the mosquitoes the ability to resist the effect of the DDT, while the DDT kill other mosquitoes, and those with the genes mutation survive, and slowly within the few generations DDT resistance of mosquitoes replace their DDT sensitive ones. In other words, the DDT resistance mosquitoes reproduce differentially by their action of natural selection. And second example is metal tolerance in grasses. Contain a metal residues sometime collection in the soil near some industries usually having metal. Being poisons, they kill the grasses. However, resistant grasses are found to evolve after some time through the action of genetical variation and natural selection. From the above example can be explained their evolution of the heavy metal tolerant grasses. The third example is industrial metabolism. What do you mean to the industrial metabolisms? A commonly
quoted example of natural selection in the action that of the prepared a moth. Biston bacteria, there are moth with it is a light colored and wings is a dotted with the support of bended well and with their lichens and growing on the houses and trees on which it is rested. Once in the well, if you mutations from a of their moth, which was the black in color, appeared. It was the eaten up by the birds as it was the conceptus because of its black wings, and this was absorbed in their British as well as before the industrial revolutions. After the industrial revolution, the genes for a black wings provide to the variable on the shorter cover to lichens and growing on the walls of the houses. Natural selection acted through their agency of birds which now ate up to the constituted light colored wings and prepared moth, and these were therefore soon replaced by their black variety. For a given example, there are several such examples in which the human activities have a changed the environmental and natural selections has been observed to play its role. But it is on established the fact now that all of biodiversity over these millions of years have also evolved through their interaction of the variation and natural selection. Here show the muth यानी बिस्टन बैक्टीरियास यानी लाइट एंड डार्क फॉर्म ऑफ बिस्टन बैक्टीरियास। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन के जो हम विषय में पढ़ रहे हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप इस पाठ में जो प्राकृतिक वर्ण के बारे में जाना है और समझने की कोशिश किया है यह एक डार्विन का विचार था। कहते हैं आधुनिक संश्लेषित सिद्धांतों में प्राकृतिक वर्ण जीनों के विभेदित जनन के लिए उत्तरदायी माना जाता है, जिसका आशय यह हुआ कि एक समष्टि में जो है लाभकारी जीनों का अधिक जनन होता है। प्राकृतिक वर्ण के अब कई क्रियात्मक जो है स्वरूप आपके समक्ष उपलब्ध है। कहते हैं नीचे कुछ हमारे समक्ष जो एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल तो हमारे समक्ष यही है, डीडीटी प्रतिरोधक का प्रतिरोधक जो मच्छर के ऊपर हुआ था। दोस्तों आपको पता है कहते हैं लगभग 50 वर्ष पूर्व जब मच्छरों की जनसंख्या डीडीटी के प्रयोग से नियंत्रित की जाती थी यानी डीडीटी के जो छिड़काव करके जो है मच्छरों की जनसंख्या को नियंत्रण किया जाता था और उसका जो है प्रभावों को रोकने की कोशिश की जाती थी। उसके बाद यह पाया गया कि डीडीटी के प्रयोग से मच्छर नहीं मर रहे थे और डीडीटी प्रतिरोध जो है मच्छर प्रकट हो गए थे। हुआ यह था कि जीन परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है मच्छरों में डीडीटी के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता का विकास हो गया था। यहाँ डीडीटी अन्य मच्छरों को मार देती थी, जीन अपरिवर्तन हुए मच्छर जीवित रह जाते थे और कुछ ही पीढ़ियों के अंदर इस मच्छरों की जनसंख्या डीडीटी के संवेदनशील मच्छरों के प्रतिस्थापित कर दिया। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया में परिणाम स्वरूप डीडीटी जो थे प्रतिरोधी मच्छर का विभेदित जनन हुआ। देखिए दोस्तों साफ शब्दों में अगर आप समझना चाहोगे तो एक वर्ड आती है, अगर आप देखिएगा कि दवाई अगर आप कंटिन्यू खाते जा रहे हो तो एक समय ऐसा आएगा कि उन दवाइयों का आप पे असर ही खत्म हो जाएगा। सेम ऐसा ही हुआ कि मच्छर पे जो हम डीडीटी इस्तेमाल करते थे वो डीडीटी से क्या हुआ, वो उनका प्रतिरोध क्षमता खत्म हो गया और वो जो है डीडीटी को टॉलरेट करना स्टार्ट कर दिया और वो जो है नेचर में सर्वाइव करना शुरू कर दिया। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण था डीडीटी के एग्जाम्पल के द्वारा जो है प्रतिरोधी क्षमता को समझना। उसके पश्चात था उदाहरण 2, घासों में धातु सहनशीलता। इसमें इसी बात को जो है काफ़ी प्रायोरिटी दी गई थी कि जैसे घासों में जो है धातु सहनशीलता मतलब था कि भारी धातु का प्रयोग करने वाले कुछ औद्योगिक इकाइयों में जो है सीमी मिट्टी में जो है कभी कभी कुछ धातु अवशेष एकत्र हो जाते थे, विषैली होने के कारण घासों को नष्ट कर दिया करते थे। यद्यपि कुछ समय पश्चात प्रतिरोधी घासें प्राकृतिक वर्ण व जो है आनुवंशिक विविधता की प्रक्रिया द्वारा विकसित हो जाती थी। ऊपर के उदाहरण से क्या आप भारी धातु सहनशीलता वाले घासों के विकास की व्याख्या भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बात बताया गया है कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगाई गई, वहाँ पर बार बार जो है केमिकल का छिड़काव हो रहा है, ठीक है, और उस केमिकल की वजह से क्या होता था, घास खत्म हो जाती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वहाँ पर केमिकल भी गिरती थी लेकिन घास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसका मतलब है कि उन्होंने क्या किया है, प्राकृतिक वर्ण कर लिया है और उस प्रकृति में ढलना उन्होंने सीख लिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है एग्जाम व्यू से भी। उसके पश्चात जो था हमारे समक्ष जो था उदाहरण 3, औद्योगिक अतिकृष्णता या इंडस्ट्रियलिज्म्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया था। कहते हैं प्राकृतिक वर्ण का आम तौर पर जो अधिकृत किए जाने वाले उदाहरण जो है
पॉपर मॉथ यानी शलभ विस्टन बेल्टुलेरिया का है। इस मॉथ के जो है पंख हल्के रंग के होते हैं और इसमें घोड़ों या पैरों पर लगने वाली शैवाल से जिन पर यह पाया जाता है मेल खाते हुए रंग के चकत्ते होते थे। यदि मात का जो है वो परिवर्तन रूप काले रंग का रहा हो तो वह समष्टि होने के कारण काले रंग के पंखों के कारण पक्षी का आहार बन गया था। ऐसी ब्रिटिश उप महाद्वीपों में जो है औद्योगिक क्रांति से पूर्व देखा गया था। औद्योगिक क्रांति के पश्चात काले रंग के पंखों के लिए उत्तरदायी के लिए कलि के ढकी मकानों की दीवारों पर उगने वाली शैवाल अनुकूल सिद्ध हुई और प्राकृतिक वर्ण स्पष्ट रूप से जो था इसमें दृष्टिगोचर होने वाली जो है चितकबरे हो गए। जो मूतों को जो खाने वाले पक्षियों के माध्यम से जो है कार्यकारी हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हल्के रंग के जो है चितकबरे पंख वाले मात वाले प्रकार के पतंगों द्वारा प्रस्थापित हो गई। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर जो है मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण बदलाव आया है और प्राकृतिक वर्ण ने अपनी भूमिका भी निभाया है। लेकिन यह भी एक स्थापित तथ्य है कि लाखों वर्षों की अवधि के जो जैव विविधताएं और प्राकृतिक वर्ण की जो पारंपरिक क्रियाओं का परिणाम स्वरूप था। इसमें आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि पहले के जो मूत हुआ करते थे, माथे हुआ करते थे, वो जो हुआ करते थे ब्लैक हुआ करते थे। देखिए दोस्तों, ब्लैक जो होता है किसी भी कीड़े मकोड़े खाने वाले जीव के आकर्षित करने के लिए काफ़ी होता है। तो मूत का भी ऐसा ही बात थी माथों का कि वो काला था तो उसको जो है जो कौवे थे वो खा जाया करते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, प्राकृतिक वर्ण कर लिया और प्राकृतिक ने जो है उसका कलर ही चेंज कर दिया, शैवाल की तरह कर दिया, ग्रीनिश हो गया। तो ये जो है बहुत ही आराम से जो है किसी भी पेड़ के पत्तों में छुप जाना इनका जो है आदत बन गई और इस प्रकार जो है ये आगे ग्रोथ कर गया। तो यही बात था डार्विन का जो न्यू सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करना पड़ा, क्योंकि कहते हैं ना कोई जीव अगर कमज़ोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नष्ट हो जाएगा, उसको प्राकृतिक वर्ण करेगी और प्राकृतिक जो है उसको जीने का एक नया आधार बनाएगा और वो जो है अपने आप को ढालेगा और उससे क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। तो यही ज़िंदगी में भी है, अगर मान लीजिए कोई कमज़ोर व्यक्ति है तो इसका मतलब नहीं है कि वो नष्ट हो जाएगा, उसका मतलब है कि वो कोई ना कोई अपना नया रूप और नया ढंग से जो है अपना जीवन यापन करेगा। The next topic is, and third point, role of reproductive isolation. What do you mean to the role of reproductive isolations? Once new species arise from the parental species due to the effect of the variation and natural selection. Reproductive barriers prevent the two species from the exchanging genes through the reproduction. Thus, the two relative species cannot mate with each other and remain distracted. Isolations mean to separation, and reproductive isolations simply mean that the two species are prevented from the successfully reproduction and keep the genetically distracted from each other. Reproductive isolation operate in a following way. The first way is ecological isolation. What do you mean to ecological isolation? The two species are unable to mate as they live in a geographically different area. And second is a seasonal isolation. Seasonal isolation means to the matings is prevented because their reproductive organs mature at a different time. And third is a ethologically behaviorally isolations. It means to the song is a bird of two species are the colorations of two species are so different that a females of one species is able to recognize only the male of its own species. And the mechanism isolation is the male and the female organ or matings of differ in their different species and prevent their unions. And physiologically isolations mean the sperm of one species are not able to survive in the female tract of another species. It is the most important theory here. And last is a zygotic and development isolation. If all above the mechanism fail and the hybrid zygotes from two mating of two different species is a formed, it is a die after some time. If the hybrid zygotes survive, it is a die during to the development. And next here, hybrid sterility. The mules, their offspring of the female horse and the male donkey is a good example. It's a lead a normal life but is sterile, it cannot be reproduced. And F2 breakdown mean in a rare case all the above mechanism fail and a hybrid offspring of parents belong to be
different species in a fertility, it's a can produce only for a one generation. दोस्तों जैसे कि हमने समझा है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है दर्शाने की कोशिश किया है जनन विलंघन की भूमिका। देखिए दोस्तों, जनन विलंघन की भूमिका जो होती है अपना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाता है और इसको समझना आपके लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हो, तो इस वजह से जो है इस बात को आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। कहते हैं एक बार विभिन्नता और प्राकृतिक वर्ण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप 35 स्पीसीज में नई स्पीसीज के बन जाने के बाद जनन अवरोधक 2 स्पीसीज के जन्म द्वारा जीनों की विविधताओं को रोकते हैं। ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 2 अलग अलग जीवों की विभिन्नता होने पर जो है जनन प्रक्रिया रोकती है। यानी इसका मतलब है, आपने देखा ही होगा कि जो है अगर मान लीजिए एक बकरी है और एक गाय है, तो दोनों के जो अलग अलग होते हैं, इनके जो बकरी का अगर मान लीजिए जो स्पीसीज होते हैं वो गाय के साथ नहीं मैच कर सकती है। कहते हैं यहाँ स्पर्म की जो खेल होती है उसमें दूसरे जीव को जो है प्रभावित नहीं करती है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई जाती है। अगर ऐसा होता तो न जाने हमारे समक्ष ऐसे ऐसे जीव देखने को मिलते जो संभव कल्पना से भी आगे होता। इस प्रकार 2 संबंधित स्पीसीज एक दूसरे से जो है संगम कर जनन नहीं कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। यानी 2 अलग अलग जीव जो है संलग्न करके जो है नए जीव की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक जैसा स्पीसीज ही एक जैसे स्पीसीज का संलग्न करके जो है नए जीव की जो है उत्पत्ति कर सकते हैं। जैसे इंसान के साथ ही अगर उनके जो स्पर्म मिले और जो जायगोट से मिले, ठीक है, तब जाके नए जीवों की जो है उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन इंसान अगर किसी के साथ गलत करता है, किसी जीव जंतु के साथ करता है, तो इसका मतलब नहीं कि इंसान के साथ जो है उसका जो इंसान का बच्चा जो है जीव जंतु में पैदा हो। ऐसा कहीं भी नेचर में नहीं लिखा गया है और ऐसा कहीं होना संभव भी नहीं है। तो ये बात जो है एक दूसरे को संलग्न पर जो है जनन नहीं करने देती है, अलग अलग बनी रहती है। विलंघन का अर्थ है कि अलगाव और जनन विलंघन का लक्ष्य अभी आशय है कि 2 स्पीसीज द्वारा सफल जनन नहीं होने दिया जाता है और ये आनुवांशिक रूप से एक दूसरे से भिन्न रखी भी जाती है। जनन विलंघन विभिन्न प्रकार के कार्य भी करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। पहला कार्य तो यही माना जाता है कि परिस्थितिक विलंघन, यानी 2 स्पीसीज के एक दूसरे से जो है भौगोलिक विलंघन या भौगोलिक रूप से अलग अलग क्षेत्रों में रहने के कारण समागम करने में असमर्थता रहती है। उसके बाद ऋतुनिष्ठ विलंघन, यानी स्पीसीज के जनन संबंधों अंगों के विभिन्न समयों में परिवर्तित होने के कारण समागम न हो पाना, यानी उन दोनों में क्या है समागम न हो पाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद स्वाभाविकी यानी व्यवहारिकी, पक्षियों की 2 स्पीसीज के स्वरों और मछलियों के 2 स्पीसीजों के में रंगभेद इतना अलग होता है कि वह स्पीसीज को मादा केवल अपने स्पीसीज के नर से पहचान पाती है। तो इसमें कहते हैं ना, देखे ही होंगे कि हर तरह के मछली हो, उनकी अपनी एक प्रजाति होती है, अपने वो विलंघन करते हैं और वो जो है रिप्रोडक्शन भी करते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष यांत्रिक विलंघन, यानी मादा व नर जनन अंगों में अंतर होने के कारण उनमें संलग्न नहीं हो पाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देता है। उसके पश्चात है शरीर क्रियात्मक विलंघन, यानी एक स्पीसीज को जो शुक्राणु दूसरे स्पीसीज के मादा जनन पत्र में जीवित नहीं रह पाता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए कोई अगर अलग स्पीसीज है, अलग जीव का जो स्पर्म है, ठीक है, शुक्राणु है, वो दूसरे जीव में जाते ही जो है मर जाता है, क्योंकि यही प्राकृतिक का रूल है। अगर ऐसा नहीं होता तो न जाने आपको किस प्रकार की स्पीसीज देखने को मिलती। शायद एक फिल्म भी बनाई गई थी एवोल्यूशन, उसमें आपने देखा होगा कि इंसान के जो है जीन कई जीवों के साथ एक्सपेरिमेंटल करके देखा गया था। तो इसमें एक ऐसा जीव का उत्पत्ति हुआ था जिसमें पंख भी थी और वो जो था काफ़ी एक्टिव भी था, लेकिन लास्ट में जो था उसका जीन ही चेंज हो गया था। अगर नहीं होगा तो एवोल्यूशन फिल्म आप देख सकते हो, जो अंग्रेजी में है, जो कि एक बताता है। लेकिन देखिए ये तो साइंटिफिक एक रिसर्च थी और साइंटिफिक कहते तो फिल्म के रूप में दर्शाई गई थी। ऐसा होना संभव नहीं है। कहते हैं अगर आप किसी के जीन को छेड़छाड़ करते हो तो ये बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हो सकता है और जो है हमारा मानव जाति की सभ्यता जो है शायद नष्ट भी हो जाए। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखती है और ये बात साइंस को भी सोचना चाहिए कि जो प्राकृतिक वर्ण है उसके साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं मान्यता देती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है युग्मनजन और परिवर्धनात्मक विलंघन। इसका अर्थ यही होता है दोस्तों कि यदि उपयोग सभी विविधता असफल हो जाती है और 2 विभिन्न स्पीसीज के बीच लैंगिक समता के परिणाम स्वरूप एक वर्ण संकरण युग्मन का निर्माण हो जाता है तो वह कुछ समय पश्चात नष्ट भी हो जाता है। यदि वह कुछ समय
तक जीवित भी रहता है तो प्रवर्धन के दौरान इसकी मृत्यु जरूर हो जाती है। यानी मान लीजिए अगर कोई जीवों में ऐसी जीव उत्पन्न होने की कोशिश भी करता है तो जन्म के पश्चात जो है कुछ समय के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ये देखने को भी मिला है और ये सच्चाई भी है। उसके बाद संकरण बद्धता, घोड़े व गधे की जो संतान खच्चर इसका एक अच्छा उदाहरण है और यह एक सामान्य जीवन जीता है लेकिन जो है बंधन यानी जनन सक्षम और जनन नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो है घोड़े व गधे के मिला के एक खच्चर का निर्माण करवाया गया है, लेकिन कहते हैं कि इसमें जो है जनन क्षमता जो है नहीं है और ये जो है अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाने की क्षमता जो है लॉस कर चुकी है। उसके पश्चात आखिरी बात यही रहती है कि F2 जो है विभंग यानी ब्रेक डाउन। बहुत ही दुर्लभ मामलों में जो उपयोग सभी विविधता असफल हो जाती है और संकुल विभिन्न स्पीशीज के माता पिता की संतान या जनन क्षम या अवंधन होती है, लेकिन जनन क्षमता केवल एक ही पीढ़ी तक बनी रह पाती है। तो चलिए ये भी बात जो है साइंटिस्टों ने देखा है कि सिर्फ ये चीज़ें जो होती है सिर्फ एक पीढ़ी तक ही बनी रहती है, अगले पीढ़ी तक जो है ट्रांसफ़र नहीं होती है, जो कि प्रकृति का एक महत्वपूर्ण जो है तथ्य माना जा सकता है। The next topic is speciations. Speciations is mean to the evolution of the new species is a term made is a speciations. Speciations occur in their flowing way and it is a term to the accordingly. The first is the allopathic specifications and take place when to a part of the population become geographically separated, geographically isolation from to the parental population. For example, a group of birds lives at their base of the mountain. Some members fly up and get geographically isolated. The variation and natural selection act differently on the two because their environment in which their two lives in different. Gradually, genetical change rendered them to be reproductively isolated. Here, sympathetic speciations, sometimes genetical barrier, reproductive barrier, a prevent of reproduction of between a section of a population of a species with the other member. Such as the sections of population usually arise in the plant because of polyploidy. The polyploidy is the mutation in which the normal ploidy a number of chromosomes become a doublet or triplet. Mean 2n become a 2, 3n, 4n, 5n, etc. In a section of the population of the species due to the contain irregularities during to cell division, the polyploidy is a section of the population is they are able to the interbreed mated and the reproduce with their diploids isolated and become a new species. The models of speciations, there are two accepted model of the speciation that has given rise to be a biodiversity. The first is phenotypics, gradualisms and model. The two species from the common ancestor gradually become a more and more structurally different, acquiring adaptation unique to be each other. And there is also the believed that evolution is a slowly and gradually process. And secondly is punctuated equilibriums. A new species arise through their major change in their beginning and then remain constant for a long periods before changing again. This model was suggested by the paleoanthropologist scientists whose study of fossils Niels Eldredge and Stephen Jane Goddard. Here show this picture species 3, species 2 and species 1 that are the models of explications as a phenotypics, gradualism and punctuated equilibriums. There is the variations and variation species of difference are size and shape. There is a variation and the times are changing for the shape. The next topic is Hadrus Wingberg's equilibrium. This is a concept related to the both genetic and evolution and was proposed by the G. H. Hadrus and V. Wingberg. A population of sexually reproducing organism in which the genes are combined at a randoms due to the randomly matings is called panomatics. In other words, is a panomatics is a population is one of the which is the matings partner and are not specifically is selected. For example, the humans usually do not look for the specific blood groups when a marriage are arranged, so we are panomatics with the respect to the blood types.
The Hartley-Benworks principle states that is a panomatristic population is there is no pressure of mutation, selection, genetical drift, and etc. Then the relative frequency of many pairs of genes remain to constant generation after generation. For example, eight genes, two alleles of P and Q in the population and no mutation or selection, etc. Take a place then to the frequency of these two alleles will be remain a constant generation after a generation. This can be mathematically represented as a P plus Q square is equal to 1 or P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे समक्ष है वो है जाति उद्भवन। इसका मतलब आपने समझ ही गए होंगे कि मैं स्पेशलाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। नई स्पीसीज का जो विकास जाति उद्भवन कहलाता है। जब नए स्पीसीज का जो विकास होता है ना, उसे हम जाति उद्भवन कहते हैं हिंदी में। ये निम्न प्रकार के होते हैं और तदनुसार उनका जो है नामकरण भी किया जाता है। सबसे पहले बात तो आती है इसमें विस्थापनिक जाति उद्भवन यानी एलोपैटिक। एलोपैटिक जो होती है अत्यंत इम्पोर्टेंट होती है। कहते हैं विस्थापनिक जाति उद्भवन तब होती है जब समष्टि का एक भाग 35 जनसंख्या से भौगोलिक रूप से अलग हो जाती है। यानी वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, भौगोलिक रूप से जो है अलग हो जाते हैं, यानी भौगोलिक विलयन। उदाहरण के लिए पक्षियों के एक समूह के सदस्य पहाड़ की तटहाटी छोड़कर जो है ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं और भौगोलिक रूप से वो है विलगित यानी अलग अलग हो जाते हैं। दोनों के लिए परिवर्तन या प्राकृतिक चयन अलग अलग प्रकार से कार्य करेगा, क्योंकि इन दोनों के जो है पर्यावरण में अंतर होता है। क्रमशः आनुवंशिक परिवर्तन के कारण उनमें जो है जनन विलयन हो जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है समस्थानिक जाति उद्भवन यानी जो है सिम्पैटिक्स। सिम्पैटिक्स में क्या होता है दोस्तों, कभी कभी वह आनुवंशिक अवरोध यानी जनन अवरोध हो जाती है। एक ही स्पीसीज के समष्टि को एक भाग को जो है सदस्य के अन्य सदस्यों के बीच जनन को रोकता है। ऐसा कुछ पौधों में जो है बहुगुणितता यानी पोलोप्लाइडली के कारण होती है। बहुगुणितता का जो है उत्परिवर्तन जिसमें सामान्य द्विगुणित संख्या में जो है गुणसूत्र समष्टि के एक भाग में कोशिकीय द्विखंडन यानी द्विखंडन के जो अवधि में जो अनियमितताओं के कारण 2 गुना या 3 गुना यानी 2n and 3n 4n and 5n आदि को हो जाते हैं। समष्टि जो बहुगुणता के भाग है तब परंपरा जनन में सक्षम नहीं रहता है और एक नई स्पीसीज बन जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष था जाति उद्भवन के मॉडल। जाति उद्भवन के मॉडल कौन से थे? कहते हैं जब विविधताओं को जन्म देने वाली जाति उद्भवन के 2 स्वीकृत मॉडल हमारे समक्ष प्रस्तुत है। एक तो था हमारे समक्ष जाति वृत्तीय क्रमिकता यानी फेनेटिक्स ग्रेजुअलिज्म्स मॉडल। एक उद्भवनिष्ठ पूर्वजों से उत्पन्न 2 प्रजाति दोनों में अलग अलग प्रकार के जो है अनुकूलन होने पर धीरे धीरे संरचना रूप और अधिक भिन्न हो जाती है। डार्विन ने भी माना कि विकास एक धीमी व क्रमिक परिवर्तन जरूर है। तो ये जो है साफ शब्दों में उन्होंने क्लियर किया था। उसके बाद था विरामता और आंतरियता यानी पंक्चुएटेड समय व्यवस्था। एक नई प्रजाति का निर्माण आरंभ में बड़े बड़े परिवर्तन के कारण ही होता है और तब ये स्पीसीज एक लंबी अवधि तक बिना किसी परिवर्तन एक ऐसी ही बनी रहती है। इस लंबी अवधि के बाद ही उनमें कोई बदलाव भी आती है, जैसे कि चित्र में आप देख सकते हो। इस मॉडल का सुझाव जो है जीवाश्मविद नीलस एल डेज और स्टीफन जे गोल्ड्स ने दिया था। आप इस डायग्राम में जो है इसके विकास के जो है चरणों को समझ सकते हैं। यहाँ पर विभिन्नता दे रखा है और समय अवधि दे रखा है। कहते हैं पहले प्रजाति दूसरे और तीसरे प्रजाति के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है और दूसरे में जो है ABC के रूप में जो हुआ है। इन दोनों को जो है तुलना करके दिखाया गया है। देखिए दोनों के जो विकास है कुछ एक जैसा ही है, लेकिन इनके आकार जो है डिफरेंट है। तो यही बेस जो है इसको बनाती है कि जाति उद्भवन मॉडल में जो है इन दोनों का जो है अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है हर्डिस-वेरेनबर्ग का साम्य। कहते हैं इन संकल्पना का संबंध जो है आनुवंशिकी और विकास दोनों से है और इसे जो है G.H. हार्डी एंड W. वॉलवर्क्स ने प्रस्तावित भी किया था। लेकिन जन्म रूप से जनन करने वाले जीवों की किसी भी समष्टि को जिनमें यादृच्छिक रूप से संलग्न होने के कारण जीन इच्छुक रूप से मिश्रित हो जाते हैं सर्वमिश्रित यानी पैनामिक्टिक्स कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक सर्वमिश्रित समष्टि वह होती है जिसमें जो है संयुग्मनी या संगम करने वाले के साथों के जो है विशिष्ट रूप से नहीं चुने जाते हैं। उदाहरण के लिए हम मानव
जो है मानव शादी तय करते समय आमतौर से किसी विशिष्ट रुधिर समूह की तलाश नहीं करते हैं, इसलिए रुधिर प्रकारों के लिए हम जो है सम्मिश्रित होते रहते हैं। देखिए आजकल मैरिज भी होता है तो ब्लड को देख के नहीं रहती है, होती है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात हमारे जो मानव जाति में मानी जाती है। जो हार्डी वर्ण वर्ग नियम के अनुसार यदि किसी समष्टि में जो है उत्परिवर्तन वर्ण अनुवांशिक विकरण आदि का कोई दबदबा नहीं हो तो जीनों के जो है किसी भी युग्म के अपेक्षित बारंबारता रहती है। उदाहरण के लिए किसी समष्टि में एक जीन के 2 युग्मक विकल्प यानी एलेनिन और इनमें कोई परिवर्तन अर्थात वर्ण आदि नहीं होती है, तब इन दोनों को जो है एलिनों की बारंबारता पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर बनी रहती है। इसे गणितीय रूपण के इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं कि P प्लस P का जो है Q का जो है स्क्वायर दिया गया है इक्वल टू 1 का बराबर होता है। अर्थात आपको पता होगा कि P का स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये बात इसमें जो है बहुत साफ शब्दों में बताने की कोशिश किया गया है कि जो 2 एलिने होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बनी रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहती, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रखती है। आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे, तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।